पाठ 12 हाई स्कूल में। हाई स्कूल में मैं बुद्धू नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम हमेशा प्राप्त करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में स्कूल से प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 और 10 रुपए मासिक की छात्रवृत्तियां भी मिली थीं। छात्रवृत्ति मिलने से मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने ज्यादा मदद की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थीं, सिर्फ सोरठ प्रांत के विद्यार्थियों के लिए ही थीं। और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में मेरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। अपनी तरफ से तो मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हां, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए, तो यह मेरे लिए असहाय हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो दुख ना हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का महादुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। दूसरी घटना 7वें दर्जे की है। उस समय दोराब जी एदल जी गीमी हेडमास्टर थे। वह विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वह सबसे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दी थी, लेकिन मुझे उनसे अरुचि थी। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। ना जाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था, किंतु अब मैं देखता हूं कि कसरत की वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत के लिए ना जाने से मुझे कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से हाई स्कूल के दिनों से घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई थी, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत गठीला हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। लेकिन जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न आने लगा। मैंने गीमी साहब से अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु वे क्यों माफी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चला। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता हूं तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कितना, जुर्माना हो गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले और सच कहने वाले को गाफिल, असावधान भी न रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दरमियान मुझसे ऐसी गफलत वह पहली और आखिरी थी। मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि अंत को मैं वह जुर्माना माफ करा पाया था। अंत को कसरत से छुट्टी मिल ही गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली
कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूं, तब उससे छुटकारा मिल गया। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत ना लेने के लिए शायद मुझे सजा ना भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में खुशखत यानी सुलेख होने की जरूरत नहीं, यह गलत ख्याल मेरे मन में जाने कहां से आ घुसा था, जो ठेठ विलायत जाने तक रहा। फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े नवयुवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अतः मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जवानी में जिस बात की अवहेलना मैंने की, उसे मैं फिर आज तक ना सुधार सका। अतः हरेक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। सुलेख के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को आलेखन कला पहले सिखानी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक याद रखता और उन्हें आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन या चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। इस समय मेरे विद्यार्थी जीवन की दो बातें लिखने जैसी हैं। विवाह की बदौलत जो मेरा एक साल टूट गया था, उसकी कसर पूरी कराने की प्रेरणा मास्टर साहब ने दी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को ऐसा करने की इजाजत मिलती थी। अतएव मैं 6 महीने तीसरे दर्जे में रहा और गर्मियों की छुट्टी के पहले वाली परीक्षा के बाद चौथे दर्जे में चढ़ा दिया गया। इस कक्षा में कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी, पर अंग्रेजी मैं कुछ समझ ना पाता। भूमिति यानी रेखा गणित भी चौथे दर्जे से शुरू होता था। एक तो मैं उसमें कमजोर था और फिर समझ में भी कुछ ना आता था। भूमिति शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे, पर मेरी कुछ समझ में ही ना आता था। इससे मैं बहुत बार निराश हो जाता। कभी कभी यह भी दिल में आता कि 2 दर्जों की पढ़ाई एक ही साल में करने से तो अच्छा है कि मैं तीसरी कक्षा में ही फिर चला जाऊं। पर ऐसा करने से मेरी बात बिगड़ती और जिस शिक्षक ने मेरी हिम्मत पर विश्वास रखकर दर्जा चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी बात बिगड़ती। इस भय से नीचे उतरने का विचार तो बंद ही रखना पड़ा। आखिर परिश्रम करते करते जब यूक्लिड के 13वें प्रमेय थ्योरम का हिंदी प्रतिशब्द तक पहुंचा, तब मुझे एकाएक लगा कि भूमिति तो सबसे सहज विषय है। जिस बात में केवल बुद्धि का सीधा और सरल उपयोग करना है, उसमें मुश्किल क्या है। उसके बाद से भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज और रोचक विषय हो गया। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी समझ से सब रटना ही रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। आखिर छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सख्त आदमी थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। जो विद्यार्थी जितना याद करता है, उतने ही परवाह निभा लेते हैं। सहज होने की बात से मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इसका बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो सारे विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूं। आगे चलकर तो उसमें तुम्हें रस की घूंटे मिलेंगी। अतः तुमको इस तरह निराश ना होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। उन शिक्षक के इस प्रेम की अवहेलना ना कर सका। मैंने संस्कृत सीखना जारी रखा। मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में
मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं है। यदि भाषाएं विधि पूर्वक पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप ना मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है।